हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग के बारे में बहुत सारी बातें करी थी और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क से। अभी बोर्ड पर हमने आपको एक डिस्क का इमेज दिखाया है। ये डिस्क है और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, साथ ही इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास हो रहा है। हमें इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि ये डिस्क है यानी कि एक कंटिन्यूअस मास बॉडी है, इसके ऊपर मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे में इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इसके मास एलिमेंट पर काम करना होगा। अब मास एलिमेंट कौन सा चूज करना है, कैसा चूज करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, हमें एक ऐसा मास एलिमेंट चूज करना चाहिए, हमें एक ऐसा मास एलिमेंट चूज करना चाहिए जिसके बारे में हमें सब कुछ पता हो। सब कुछ पता हो मतलब हम ज्योमेट्रिकली उसके बारे में सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी बात, हम जो चीज इस पूरे डिस्क के लिए यानी पूरे रिजिड बॉडी के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं वो चीज उस एलिमेंट के लिए भी फाइंड आउट कर सकें, राइट। तो यहां पर रिंग के सिमेट्रिसिटी को ध्यान में रखते हुए हमने यहां पर एक रिंग एलिमेंट को चूज किया है। हमने डिसाइड किया कि हम रिंग एलिमेंट चूज करेंगे। हो सकता है कोई और बंदा कोई और एलिमेंट चूज करे और उससे भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करे, ये हो सकता है। फिलहाल हमने सबसे आसान कैलकुलेशन रखने के लिए हमने यहां पर एक रिंग एलिमेंट को चूज कर लिया। ये जो रिंग एलिमेंट है उसका रेडियस है r और इसका थिकनेस है dr के बराबर। इस पूरे डिस्क का मास है m और रेडियस है r के बराबर। ओके, अब पूछोगे सर कि आपने रिंग एलिमेंट क्यों लिया। तो एक तो रिंग के बारे में हमें ज्योमेट्रिकली सारा आइडिया होता है, दूसरा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज mr स्क्वायर। ओके, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। अब डिस्क पे काम करने, ये रिंग पे काम करने से पहले हम यहां पर डिस्क का मास डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, सरफेस मास डेंसिटी। अगर आप इसके थिकनेस को होमोजीनियस माने और थिकनेस को इग्नोर करोगे तो ऐसे में आप लिख पाओगे सिग्मा इक्वल्स टू m अपॉन पाई टाइम्स r स्क्वायर। सही है क्या। देखो हमने मास लिख दिया अपॉन इस रिंग का एरिया कर दिया, सरफेस एरिया, राइट। तो ये हो गया पाई r स्क्वायर, तो ये हो गया मास डेंसिटी। अब एक काम करते हैं, इस रिंग को यहां से ओपन करके ऐसे सीधा कर लीजिए। जब आप इसको ओपन करके सीधा करोगे तो आपको दिखेगा इस तरह का एक रेक्टेंगुलर शेप जिसका लेंथ हो जाना चाहिए 2 पाई r के बराबर, यानी रिंग के लेंथ के बराबर। और इसकी जो थिकनेस है वो हो जाएगी थिकनेस ऑफ रिंग, दैट इज इक्वल्स टू dr। ऐसे में इसका एरिया हो जाएगा dA 2 पाई r टाइम्स dr। अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें इस रिंग का मास इंटू r स्क्वायर करना पड़ेगा। रिंग का मास dm लिखेंगे हम लोग सिग्मा टाइम्स dA। सिग्मा की वैल्यू कितनी है m अपॉन पाई टाइम्स r स्क्वायर और dA है 2 पाई r टाइम्स dr। यहां आप पाई को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो फाइनली dm हो जाएगा m अपॉन r स्क्वायर 2r dr। सही है क्या। अब इस गिवन एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, क्योंकि इस पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हो सकता है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di लिख सकते हैं हम लोग, और di लिख पाएंगे dm टाइम्स r स्क्वायर। dm कितना है भाई, तो dm की वैल्यू है m अपॉन r स्क्वायर 2r dr इंटू r स्क्वायर। सही है क्या, ये हो गया di की वैल्यू। अब क्योंकि मुझे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है यानी कि I फाइंड आउट करना है, तो मुझे यहां से इस d को हटाना पड़ेगा और इसके लिए हम करते हैं इंटीग्रेट। ओके, तो एक काम करते हैं, यहां पर हम करते हैं इंटीग्रेट। तो मैंने क्या किया, यहां पर इंटीग्रेट कर दिया, यहां पर इंटीग्रेट कर दिया। अब बात करते हैं लिमिट के बारे में। देखो जब रेडियस r की वैल्यू 0 पुट करोगे, यानी कि ये जो r दिख रहा है इस रिंग एलिमेंट का रेडियस, इसकी वैल्यू यहां से हम यहां तक लेके जाना चाहते हैं, यानी यहां तक r की वैल्यू 0 से लेकर के r की वैल्यू कैपिटल R तक की बात करना चाहते हैं। तो जब ये रिंग एलिमेंट का रेडियस 0 होगा
यानी कि मास जो है वो एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं, एक्सिस पर ही है। तो ऐसे में इस एक्सिस के अबाउट जो भी एलिमेंट होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 0। इसीलिए r इक्वल टू 0 पर I को लिखेंगे 0, और जब r की वैल्यू कैपिटल R हो जाएगा तो हमें पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा I के बराबर। इसको सॉल्व करोगे ये तो हो जाएगा I फ्रॉम 0 टू I, और यहां पर m कांस्टेंट, r स्क्वायर कांस्टेंट, और ये 2 कांस्टेंट, ये हो गया r क्यूब dr। तो इसको लिख दोगे r रेज 4 अपॉन 4 एंड लिमिट इज 0 टू कैपिटल R, राइट। ये तो हो गया यहां पर I, ये हो जाएगा m, ये 2m टाइम्स r स्क्वायर, इस 4 को भी बाहर निकाल लीजिए आप यहां पर, तो ये हो जाएगा r टाइम्स 4 माइनस 0। सो फाइनली I की वैल्यू हो जाएगी m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इस गिवन एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम लोग डिस्क के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हमारे सामने एक डिस्क है, ओके। डिस्क का मास m, रेडियस r एज्यूम कर लेते हैं, और अभी हमने इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। तो ऐसे में I की वैल्यू हमें मिली थी एम आर स्क्वायर बाय 2 के बराबर अबाउट दिस एक्सिस, सही है क्या। अब हमने क्या किया है, डिस्क को 2 पार्ट में कट किया, यानी 2 इक्वल पार्ट में इस डिस्क को कट किया। ये हमने इसे बोले तो लेफ्ट वाला पार्ट, इसे बोले तो राइट वाला, और फिर लेफ्ट वाले पार्ट को कट करके राइट वाले पार्ट के ऊपर रख दिया, जैसा कि इस डायग्राम हमने आपको दिखाया है। तो इसका मास भी हो जाएगा m, रेडियस हो जाएगा r के बराबर, और हमें इस एक्सिस के अबाउट I फाइंड आउट करना है। देखो हम सब I के बारे में कुछ बातें पहले से जानते हैं कि किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस रिजिड बॉडी के मास पर डिपेंड करता है, साथ ही उस मास के उस एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है। क्या मतलब कि जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं उस एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो क्योंकि हमने उस लेफ्ट वाले मास को राइट में फ्लिप कर दिया तो मास तो चेंज हुआ नहीं, तो हमें किस पे बात करनी है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो यहां पर मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे थोड़ा बात कर लें। मान लेते हैं कि एक एलिमेंट यहां पर dm है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस दूर है। जब आपने फ्लिप किया होगा तो ये बिल्कुल अपोजिट साइड चला गया होगा, उतने ही दूर, सही है क्या, देखो तो, यानी ये मास एलिमेंट फ्लिप हो गया होगा तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आप ले सकते हो, यहां पर कोई एक एलिमेंट चूज कर लो, ये यहां पर है, वो चला होगा अपोजिट साइड वहां पर। एक एलिमेंट आप यहां चूज कर लो, ये यहां पर था, बाद में चला गया होगा यहां पर। तो यानी जितने भी मास एलिमेंट हैं लेफ्ट वाले साइड में, वो भले ही राइट पहुंच गए, राइट साइड पहुंच गए, लेकिन उसका जो सेपरेशन है फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो चेंज नहीं हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए अबाउट द सेम एक्सिस। इसीलिए हम यहां पर एक लाइन में लिख पाएंगे I की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने ना तो मास को चेंज किया ना ही इसके डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज किया अबाउट द गिवन एक्सिस। इसीलिए उस गिवन एक्सिस के अबाउट इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। क्लियर है सबको। अब बात करते हैं नए एग्जांपल के बारे में। यहां पर हमारे पास एक डिस्क है जिसका मास है m, रेडियस है r, और डिस्क का ये एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं, दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2। और एक और एक्सिस हमने यहां पर दिखाया है, और हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, ये दोनों एक्सिस पैरेलल एक्सिस हैं, और आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में जानते हो, यानी कि एक ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो और इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो, तो इस एक्सिस के पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट हम रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं इसे ICM नाम दे देता हूं। तो यहां पर हमारे पास ICM की वैल्यू है एम आर स्क्वायर बाय 2। दूसरा, दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन है d की वैल्यू r के बराबर।
तो ऐसे में हम जानते हैं आई की वैल्यू, याद होगा आपको, हमने लिखा था ICM प्लस m टाइम्स ds²। तो ICM हमें मालूम है कितना भाई, ICM हमें मालूम है mr²/2 के बराबर, प्लस मास m और d की वैल्यू कितना लिखा हमने, r के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा r²। तो I की वैल्यू हो जाएगी mr²/2 प्लस mr²। रिजल्ट विल बी 3/2 mr² is the moment of inertia of rigid body about this axis। क्लियर है सबको? अब बात करते हैं केस थर्ड के बारे में। इस केस में हमारे पास एक डिस्क है जो कि काफी थिन है इस बार, और ये जो एक्सिस दिख रहा है आपको, ये एक्सिस डिस्क के प्लेन में है और इसके सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास हो रहा है। हमें इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ये डिस्क है, इसका मास m है, रेडियस r है। ओके, अब यहां पर क्योंकि ये एक्सिस डिस्क के प्लेन में है और डिस्क के बारे में हम एक रिजल्ट जानते हैं, दैट इज डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, ये हमें पता है। तो क्योंकि मुझे इस इस एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, इसीलिए हम यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज करना चाहेंगे। आपको याद होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज करने का कंडीशन कि ये जो है केवल और केवल किसी लैमिना के लिए वैलिड होता है, किसी प्लेन के लिए वैलिड होता है। तो हमने इसको काफी थिन कर दिया, तो ये लगभग लैमिना हो चुका है। तो मैं यहां पर दो एक्सिस और ड्रॉ करूंगा, एक तो इसके परपेंडिकुलर और दूसरा इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर। इस वाले एक्सिस को मैं नाम देता हूं x डैश, इसे बोल देता हूं y डैश, और इसे बोल देता हूं z, और ये नीचे एलोंगेट होगा तो z डैश। सही है क्या? और हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में, और ये कहता है I इक्वल्स टू I z डैश इक्वल्स टू I x डैश प्लस I y डैश। यहां पर x और y और z एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तीनों। अच्छा बताओ, सिमेट्रिसिटी से क्या हम ये कह सकते हैं कि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो y डैश के अबाउट होगा, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया x डैश के अबाउट भी होना चाहिए सिमेट्रिसिटी से? यानी कि जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस के अबाउट है, इस पूरे प्लेट का, वैसा ही x डैश के अबाउट भी है, इसीलिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होना चाहिए। और ये जो z एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं I z डैश बोल दूं, इसकी वैल्यू हो जाएगी mr²/2, जिसको हम पहले से जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात रही वैल्यू पुट करने की। I z डैश की वैल्यू है mr²/2 के बराबर। सही है क्या? I x डैश को हमने I बोल दिया और इसको भी हमने क्या बोल दिया है, I, तो दोनों की वैल्यू हो गई I के बराबर। यहां पर आप देखोगे तो ये हो जाएगा mr²/2 और ये हो जाएगा 2I के बराबर। I की वैल्यू यहां से मिल जाएगी अपन को mr²/4 के बराबर। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये जो एक्सिस प्लेन में है इसके बाद। ठीक है भाई, अब बात करते हैं सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। हमारे पास एक सिलेंडर है, इसका मास है m, रेडियस है r, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि सिलेंडर के एक्सिस से पास हो रहा है, और हमें इस एक्सिस के अबाउट इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। अब इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टी है ये? तो किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस रिजिड बॉडी के मास पर डिपेंड करता है और साथ ही उस एक्सिस के अबाउट मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। हम क्या करेंगे भाई, हम इस डिस्क को कंप्रेस कर देंगे और इस तरह कंप्रेस करेंगे कि कोई भी मास एलिमेंट अपना सेपरेशन फ्रॉम द एक्सिस चेंज ना करे। क्या मतलब इसका? यहां पर देखो, मान ले मैंने एक सिलेंडर को ऐसे ड्रॉ कर दिया। ओके, हम इसको इस तरह कंप्रेस करते हैं, ये चेंज नहीं होना चाहिए। ये चेंज होगा तो मास एक्सिस से दूर चले जाएंगे या नजदीक आ जाएंगे। और अगर आप ये कंप्रेस करोगे तो मास जो है वो ये एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट होगा, रेडियली शिफ्ट नहीं होगा। मान लो कि यहां पर हमने एक मास एलिमेंट ले लिया, सोचना अच्छे से, ऐसे वो सारे मास एलिमेंट यहां से पूरे सरफेस के ऊपर मास एलिमेंट ले रहा हूं मैं, यहां पर ये सारे मास एलिमेंट को हमने कंप्रेस किया, तो क्या ये मास एलिमेंट यहां पे आके रुकेगा? देखना अच्छे से, ये सारे मास एलिमेंट अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस दूर है, तो यहां पहुंचने के बाद क्या अभी भी ये r डिस्टेंस ही दूर है?
तो कंप्रेस करने पर कोई भी मास एलिमेंट अपना सेपरेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं कर रहा। इसका मतलब जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो ऐसे में जो भी डायग्राम बनेगा यानी जो भी ज्योमेट्री बनेगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम इस सिलेंडर के बराबर हो जाना चाहिए। तो हमने जब इसको कंप्रेस किया तो हमें मिला एक डिस्क, यानी कि ये जो मास था यहां पर, ये जो मास दिख रहा है वो हमारा मास जमा होकर के यहां पहुंच गया होगा, यहां का मास जमा होकर के यहां पहुंच गया होगा, बीच बॉडी का मास जमा होकर के इसके इनर बॉडी का निर्माण किया होगा, कंस्ट्रक्ट किया होगा। तो ऐसे में जो इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए वही इस सिलेंडर का भी उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। ऐसे में डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं I इक्वल्स टू mr²/2। तो यही रिजल्ट हो जाएगा इस सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है भाई।